हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं जीके जीएस का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2024 वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का प्रश्न में क्या है कुछ खास। पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका कारण पूछ रहा है और इसको करिए स्टार मार्क। ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो क्यों हो जाता है ये? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे कि जल के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ता है या फिर घटता है, तो एक पॉइंट यहाँ से ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जल के बर्फ बनने पर, क्या बनने पर? बर्फ बनने पर क्या होता है? इसका जो आयतन है वो बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। लेकिन अगर वही घनत्व की बात करेगा तो घनत्व क्या होगा? घनत्व क्या होता है? घटता है। तो ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। वहीं और क्या पॉइंट बन सकता है? पहला पॉइंट तो जान गए कि जल के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व घटता है। लेकिन यही बर्फ पिघलेगा तब, तो जब बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघलने पर क्या होगा? आयतन घटेगा, आयतन घटता है। और क्या कहता है? घनत्व बढ़ता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है, घनत्व बढ़ता है। तो ये पॉइंट आपको भी नोट डाउन कर लेना है। वहीं 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जाता है तो क्या होता है? जल का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है ये देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बदलता है? वेग, गति, इसको ऑब्लिक में कर लीजिएगा, अपवर्तनांक या तरंगदैर्घ्य या इनमें से एक से अधिक। तो जो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करते हैं और क्या प्रश्न बन सकता है। पहला तो ये जान गए कि वेग, गति भी बदलेगा, अपवर्तनांक भी बदलेगा, तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा। ठीक, एक तरंगदैर्घ्य की इकाई पूछ ली जाती है तो इसको ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से क्या होता है? दूसरे में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। हम लोग तो बदलता है वाला जान ही गए, लेकिन जब जाता है एक प्रकाश, क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो जो नहीं बदलता है वो क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करिएगा ज़रूर। वही माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि कांच, जल, हवा, हीरा का अपवर्तनांक। तो इसमें क्या होगा कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अब बढ़ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। और ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है। तीसरा है, ओम मीटर मात्रक किसका है? तो जो ओम मीटर मात्रक है वो किसका है? प्रतिरोधकता का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले, कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि विद्युत धारा मापक यांत्रक पूछा जाता है। विद्युत धारा मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक, और क्या पूछा जाता है? एमीटर का उपयोग जान ही गए कि विद्युत धारा का परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। ओडोंटोमीटर पूछा जाता है। कौन सा मीटर? ओडोंटोमीटर, लिख लीजिएगा, ओडोंटोमीटर।
इसका उपयोग किस में किया जाता है ओडोंटोमीटर का? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या होता है ये? आवृत्ति मापने वाला यंत्र होता है ओडोंटोमीटर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं इसमें चौथे प्रश्न की ओर, जो कि देखते हैं क्या है। और आपको देख रहे होंगे अभी साइंस का क्वेश्चन मिल रहा है, हर विषय का आपको जीके जीएस शामिल किया गया है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना अनुभव होता है? तो वो कौन सा हार्मोन हो गया? तो वो हो जाएगा एड्रेनलिन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें एड्रेनलिन को और क्या कहा जाता है? तो 3F की संज्ञा इसको प्रदान है, यानी कि 3F का कहने का मतलब है फाइट, फ्लाइट और क्या फ्राइट। तो इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, 3F हार्मोन भी इसको कहा जाता है। किसको? एड्रेनलिन को। वहीं बात करें और क्या जानकारी, जैसे कि एक एड्रेनलिन हो गया और इसका ज़्यादा स्राव अगर होता है, इस हार्मोन का, तो कौन सा रोग हो जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इडीमा रोग। कौन रोग? इडीमा रोग। और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव की जो है, यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करके लिख देते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, और सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखवाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि। पूछा हुआ प्रश्न भी है और आगे मिल सकता है, इसलिए लिखवाया गया। और जान ही गए एड्रोजेंस एक हार्मोन होता है, वो नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये भी क्या कहता है, नर या मर्दों में ही पाया जाता है। तो ये सब क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर प्रश्न। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? अब देखिए हिस्ट्री का प्रश्न आ गया आपके लिए। तो किसको हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह को, या फिर राजेंद्र लाहिड़ी को। तो इन चारों को फांसी तो हुई थी, लेकिन पूछा गया है कि गोरखपुर जेल में किसकी हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल को। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी दिया गया था, उस जगह का नाम, तो फैजाबाद में। कहाँ? तो फैजाबाद में। और क्या कहता है, रोशन सिंह को कहाँ दिया गया था? तो इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दिया गया था? तो गोंडा में। सबका जगह का नाम जान लेते हैं कि किनको कहाँ फांसी दी गई थी। और ये सब किस कांड से संबंधित थे? तो काकोरी ट्रेन कांड से। काकोरी ट्रेन डकैती कांड से क्या थे इन लोग? संबंधित थे। ठीक, लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। और यही सब घटना से इन सब का संबंध था और फिर इनको फांसी दे दिया गया था, लेकिन अलग अलग स्थान पर दिया गया था। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। और 6 पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो जो रचयिता हैं, तो पहले जानते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, नाम भी पूछा जाता है। तो अमार सोनार बांग्ला। क्या हो जाएगा? अमार सोनार बांग्ला। और इसका रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वहीं बात करें कि भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता भी कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर।
तो यहाँ पर ये भी पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो इसलिए लिख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता भी कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। और बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये अमार सोनार बांग्ला की क्या किया गया था, रचना किया गया था। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि किसके टाइम, तो बंगाल विभाजन के समय, जो कि कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख ही देते हैं कि बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक, चलिए वही बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत का रचयिता, तो वो कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता अगर कहेगा तब बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए प्रश्न नंबर 7 पे। 7 में क्या है, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो कौन व्याख्या करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें कि बौद्ध धर्म में दुख का कारण, अगर कहे कि बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या माना जाता था, दुख का कारण सर्दी हो गया थोड़ा सा, तो आप लोग क्या कहिएगा, सर्दी हो ही गया है तो फिर भी क्लास लेना आप लोग के लिए ज़रूरी है, रेगुलर सेशन चलता रहेगा। तो दुख का कारण तृष्णा को माना जाता था। तृष्णा का सेंस हो गया कि इच्छा को ही बौद्ध धर्म में दुख का कारण माना जाता था। ठीक, वही बात करें बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का आर्थिक मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, निर्वाण। तो निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, क्या जाना, बुझ जाना। जिस प्रकार दीपक में डाले गए तेल के समाप्त हो जाने पर क्या होता है, दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार दुखों के समाप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष शांत हो जाता है। ये सब आपको बौद्ध धर्म में पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म हम चैप्टर वाइज भी पढ़वा चुके हैं। वहीं बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधक मार्ग। ठीक, और इसमें ही तृष्णा या फिर इच्छा शक्ति को दुख का कारण माना गया है। और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से इसका निवारण हो जाता है। किसके अनुसार, तो बौद्ध धर्म के अनुसार। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखना है वो हम ऑलरेडी आपको लिख दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे, जो कि होगा हमारा 8वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे गलती से 18 हो गया है, 8 कर लीजिए। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया। तो ये जो भाग लिए थे 1893 में। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। और कहाँ भाग लिए थे, तो ये भी ध्यान रखना है कि शिकागो में। ठीक, अमेरिका का शिकागो में 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और खेतड़ी महाराज के सहयोग से विवेकानंद ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। तो ये आपको तो ये भी पता ही होगा कि विवेकानंद को स्वामी का उपाधि कौन प्राप्त दिए थे, मतलब कौन दिए थे, तो महाराजा खेतड़ी, महाराजा खेतड़ी। ये सब तो हम आपको बहुत बार बता भी चुके हैं। और विवेकानंद ने 1893 में ही क्या किया था, एक वेदांत सोसाइटी का स्थापना भी किया था। वेदांत सोसाइटी का स्थापना भी किया था किसने, स्वामी विवेकानंद ने। और 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस भी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु भी किनको माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को ही। तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि आधुनिक भारत का
आध्यात्मिक गुरु। जबकि इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन का भी क्या किया था? स्थापना किया था। जो पॉइंट आपको बहुत बार हम लिख के बता चुके हैं उसको हम नहीं लिखते हैं, बोल ही देते हैं, बाकी कुछ नया रहता है तो लिख देते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 पे, कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो जो नहीं है देख लेते हैं ऑप्शन, कृष्ण मास्टर, क्वासर, भंगुर तारा या फिर पल्सर। तो जो नहीं है इसमें खगोलीय वस्तु वो है भंगुर तारा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये खगोलीय वस्तु नहीं है तो क्या है? तो ये जो है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो ठीक से लिख देते हैं, इकाइनोडर्मेटा एंड यूरोडडियो। देखिए कैसा कैसा नाम है, नोट डाउन करिएगा तभी रिवीजन में आसानी होगा। वर्ग का ये जंतु है भंगुर तारा, इसीलिए तो ये खगोलीय वस्तु नहीं है और यह गहरा समुद्र में पाया जाता है। भंगुर तारा है जो यह गहरा समुद्र में पाया जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बाकी सब खगोलीय वस्तु है, ये तो आपको पता भी होगा, ज्योग्राफी जो पढ़े हैं डिटेल से उनको सारी जानकारी होगी भी। आइए आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। और यकीन मानिए आपको यहाँ चुन चुन के इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराए जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जो कोई भी फॉर्म भरे हैं तो प्लीज़ क्लास किया कीजिए। अब आ गया मिलान करने वाला, एक तरफ है एल्युमिनियम संयंत्र और दूसरा तरफ ये एल्युमिनियम संयंत्र है जो किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो पहला है अलपुरम, तो ये है केरल, तो 2 नंबर हो जाएगा। अंगुल की बात कर ले, अंगुल कहाँ? तो उड़ीसा से संबंधित है। बेलगाम तो कर्नाटक, और कोरवा कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ये तो जान गए। और अगर आपसे पूछ ले कि एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित हुआ था भारत में, तो एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 में जेके नगर में किया गया था। उसके बाद 1938 में मुरी में, बेलूर में, हीराकुंड में भी किया गया था। तो बस यहाँ पर ये पहला वाला ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 11वां नंबर प्रश्न। भारत के कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित सीमा चीन से मिलती है? तो जो चीन से मिलती है वो कितने से मिलती है? 5 राज्यों से। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो लद्दाख हो गया, केंद्र शासित का बात कर रहे हैं, लद्दाख हो गया, और कौन? हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित और राज्य दोनों मिला के बता रहे हैं। फिर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, सिक्किम, और 5वां कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। और वहीं बात करें कि चीन का सीमा केंद्र शासित प्रदेश है जो उससे में किसमें? लद्दाख से मिलता है। भारत और चीन के बीच कितनों किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है भारत चीन के बीच? ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो कितना है? 3488 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच, भारत चीन के बीच कौन सी लाइन है जो पूछा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा। लेकिन भारत और पाक के बीच इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत और पाक रहेगा तो रेड क्लिफ रेखा, और दोनों पूछा भी गया है। जबकि चीन अब मैकमोहन रेखा को क्या करता है? नहीं मानता है। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण है जो 1914 में भी किया गया था। कब किया गया था? तो 1914 में।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 12वां नंबर प्रश्न। किसे आप अश्व अक्षांश से जानते हैं? तो अश्व अक्षांश से जो जानते हैं, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायु दाब पाया जाता है, उसे ही अश्व अक्षांश कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए में देखिए 30 से 35, तो 30 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट इसमें क्या लिखाया जाए बस इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 13 नंबर, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ये कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, या फिर राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। और ये जो होता है संसद का सदस्य अथवा मंत्रिमंडल का सदस्य ना होने पर भी संसद की कार्यवाही में क्या करता है? भाग ले सकता है। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा सेंटेंस, कि संसद का सदस्य अथवा मंत्रिमंडल का सदस्य ना होने पर भी संसद की कार्यवाही में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, ठीक। और क्या जान सकते हैं? पूछा जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको है? तो वो भी महान्यायवादी को ही है। भारत के राज्य क्षेत्रों, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों में क्या है? सुनवाई का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये अधिकार भी महान्यायवादी को ही प्राप्त है। वही पूछेगा इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है महान्यायवादी का? तो 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने दिनों का अगर महान्यायवादी का पूछेगा तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है। तो अगर कार्यकाल की जब बात आएगी तो कितना होगा? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ज़्यादातर लोगों का 5 साल होता है ना, इसीलिए गलती से निकल गया मुझसे 5 साल। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और इनकी नियुक्ति का मतलब किस अनुच्छेद से संबंध है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 76। और ये सब सारे पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आइए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर इस सेशन से संबंधित आपका कोई सुझाव या फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट किया कीजिए। वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो जो नहीं होता है वो कौन सा है? प्राक्कलन समिति में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत में पूछा भी जाता है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? वर्ष पूछा जाता है, तो शुरुआत इसका हुआ था 1991 में। कब? तो 1991 में। और क्या पूछ लिया जाता है कि एक तो लोक लेखा समिति आपको बहुत बार बताए हैं, जिसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? ये प्रश्न भी आता है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो होती है वो लोक लेखा समिति होती है। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य, लेकिन टोटल कितना होता है? तो 22। ये सब बहुत बार नोट डाउन भी आप लोग को करवा चुके हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 15 पे। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मंडल आयोग का जो संबंध हो जाएगा पिछड़ी जाति से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर।
वहीं पिछड़ी जाति से अगर कुछ और क्या प्रश्न बन सकता है, तो पूछा जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तब कौन करता है, राष्ट्रपति। ये प्रश्न इसमें आ सकता है, तो नोट डाउन कर सकते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, वर्ष पूछा जाता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अगर अध्यक्ष की बात कर ले तो अध्यक्ष थे काका कालेलकर। काका कालेलकर। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ भी है। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई थी, जब राष्ट्रीय लग जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तब हुई थी इसका 1993 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 16 नंबर प्रश्न। और आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं 2024 का, तो प्लीज़ इस जीके जीएस का सेशन से ज़रूर जुड़िए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आ गया प्रश्न नंबर 16। देखते हैं 16 में क्या है। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। करंट अफेयर का भी आ गया प्रश्न। तो ये किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या किया गया है, भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क। चूँकि ये पहला है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। और ऑक्सीजन बर्ड पार्क को क्या नाम से और जाना जाता है, तो अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अमृत महोत्सव पार्क। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसे स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों दोनों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। अब आ जाते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 2 अक्टूबर को पता ही है कि महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। चूँकि इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर ज़िला में। और 2 अक्टूबर को एक और महान नेता, उनका भी जयंती मनाया जाता है। किनका, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो उनका भी ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और ये पूछा गया है कि कैमी जयंती मनाई गई 2024 की, तो 155वीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं गांधी जी का पूरा नाम का बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम क्या था, पुतली बाई। और इनको बापू के नाम से भी क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो ये वाला जयंती ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 18 नंबर। देखते हैं 18 नंबर में क्या है। उत्पादन के कितने कारक हैं। तो ये आ गया। देखिए अब आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स का सारा विषय का आपको शामिल किया गया है। तो उत्पादन के होते हैं 4 कारक। कितने कारक, तो 4 कारक। अब वो 4 कारक कौन कौन से, तो भूमि, श्रम, पूंजी और क्या, संगठन। पूंजी और संगठन, ये चारों उत्पादन के ही कारक का क्या है, कारक है। वही उत्पादन का जो सबसे गतिशील कार्य होता है, अगर कहे कि उत्पादन का सबसे गतिशील कार्य कौन सा होगा, तो जो सबसे गतिशील कार्य होगा वो पूंजी होगा। क्योंकि पूंजी लगाइएगा तभी ना श्रम कीजिएगा उस पर, तो ये हो जाएगा। और उत्पादन का साधन में क्या क्या आ जाता है, तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। वही अगर पूछे उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन,
तो सक्रिय साधन में क्या हो जाएगा, श्रम। सक्रिय यानी एक्टिव होना भी तो ज़रूरी है, तो एक्टिव कब होगा, जब आप श्रम करेंगे, तो यानी आप एक्टिव हैं। और एक उद्यम या साहसी का पुरस्कार क्या होगा, लाभ होगा। वहीं भूमि की जो पूर्ति होगी वो क्या होगी, तो सीमित होगी। ठीक, और ये सब प्रश्न ध्यान में रखना है। श्रम की मांग कैसी मांग है, ये भी पूछा जाता है, तो बी उत्पन्न मांग है। कैसी मांग है, तो बी उत्पन्न मांग है। पूंजी का पुरस्कार क्या है, तो पूंजी का पुरस्कार है ब्याज। और ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 19 नंबर प्रश्न। और आपको पता है 19 नंबर पर जाने से पहले 3 प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और बहुत लोग जवाब देते भी हैं, लेकिन जो नहीं देते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो जवाब दिया कीजिए। जो पढ़ाया हुआ है वही आपसे पूछा जाता है आपके रिवीजन के पर्पस से। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने क्या किया था, शासन किया था। ये है आज के लिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपके लिए आज का, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन प्राप्त होता है, ये बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए आज का, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये तीसरा प्रश्न है। जवाब आप लोग सारे लोग दिया कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो जितना हो सके आप लोग शेयर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अलीगढ़ नगर जो कि यूपी का है, तो किस उद्योग से जुड़ा है, तो वो ताला उद्योग से जुड़ा है। ये हुआ पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न था, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। और काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिया था। तो जो लोग जवाब देते हैं उनको तो बधाई, लेकिन जो नहीं देते हैं उनको देना चाहिए। अब आइए प्रश्न नंबर आज के 19 की ओर। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है, तो ये होता है पूर्णिया जिला में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि बिहार का जूट उत्पादन में जो भारत में है ये दूसरा स्थान पे है। कैवां स्थान पे है, दूसरा स्थान पर है। वहीं जो भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, भारत में अगर कहेगा कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत और बांग्लादेश का विश्व के जूट उत्पादन में एकाधिकार है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो सुनहरा रेशा के नाम से, यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारत है जो जूट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और पहला पर है बांग्लादेश। भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना 1984 में हुआ था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का अगर मुख्यालय पूछ दे, संगठन का मुख्यालय तब हो जाएगा ढाका में। नोट डाउन पॉइंट करते चलिएगा। देखिए जो आपको पॉइंट इससे रिलेटेड लिखाया बताया जाता है ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे। कौन भारत में बजट को लागू करने वाला नोडल एजेंसी है, तो नोडल एजेंसी क्या होता है, ये होता है बजट की संरचना एवं प्रस्तुति का निर्माण, मतलब कि उसको लागू करना। और ये नोडल एजेंसी सरकार का कौन होता है, वित्त मंत्रालय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
तो बजट था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में बजट सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था, तो भारत में बजट सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था वो 1860 में। और वही बजट का बात आ गया है। तो बजट की अगर बात करें तो इसका भारत में बजट का जनक भी पूछा जाता है कि भारत में बजट का जनक के नाम से किनको जाना जाता है, तो जेम्स विल्सन को। किसको? जेम्स विल्सन को। अब बजट का अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला। और अनुच्छेद कौन सा संबंधित हो जाएगा? 112। ठीक, अब आ जाइए। हाँ, आज के 20 प्रश्न तो हो गए कंप्लीट। तो आप लोग को कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में और भी टॉप प्रश्नों नए के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।